सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है चालू हो गई मिस लाया की अद्भुत फटफटिया। फिर सही क्रम खेल में हम लोग समझेंगे शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना। उसके बाद जानेंगे संगीत को, संगीत क्या है के साथ। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और हल करेंगे भाग पहेली को। उसके बाद समझेंगे गुणनखंड को और फिर संख्याओं को समझना में सीखेंगे नई नई संख्याओं के बारे में। फिर करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है द मैंगो ट्री। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टीवी शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। घर बैठे बैठे आजकल मैं बोर हो जाती हूँ, इसीलिए जब ये कार्यक्रम शुरू होता है मेरे अंदर एक नई सी ऊर्जा आ जाती है। कुछ नया देखने और सीखने को मिलता है तो मेरा मन थोड़ा सा खुश हो जाता है और 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। रोज हम हिंदी और गणित ही सीखते हैं, पर हिंदी में कुछ नई कहानी देखते हैं, वो मुझे अच्छी लगती है। फिर रोज अलग अलग गेम भी खेलते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर शुरू करें कहानी से। मैं तो तैयार हूँ, आप कॉपी पेंसिल लेकर आए हैं? ठीक है, आइए देखते हैं हिंदी की एक कहानी। काकी देखिए ना, काका अब तक नहीं आए। हाँ बिट्टू, गए थे अपने दोस्त की मदद करने, पर लगता है मदद के बाद उनकी फटफटिया चालू ही नहीं हुई। काका की फटफटिया भला कहाँ आसानी से चालू होती है? कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाकर चालू होती है। क्या हुआ भाग्यवान, किसको और भला क्यों पापड़ बेलने पड़ रहे हैं? हमने तो नहीं बेले, पर आपने जरूर बेले होंगे, तभी तो ये फटफटिया चालू हुई होगी। बिल्कुल सही कहा। क्या सच में काका आपने फटफटिया को चालू करने के लिए हमेशा की तरह पापड़ बेले? तभी तो आने में देरी हो गई। हमेशा की तरह पापड़ ही बेलने पड़े या कोई दूसरा तरीका अपनाया? हाँ बताइए ना। वही पुराना तरीका, 2 बार फटफटिया को दाएं हिलाया, 2 बार बाएं हिलाया, 4 जोरदार किक लगाते हुए कहा हो जा शुरू, और बस फिर क्या था, हो गई शुरू। वैसे आपकी फटफटिया को भी लया की फटफटिया की तरह आदत हो चुकी है। लया की फटफटिया की तरह? पर लाया कौन है और क्या उनके पास भी काका के जैसी फटफटिया है? ये सब जानने के लिए सुनते हैं ये कहानी।
मीना से सुनिए कहानी। चालू हो गई मिस लया की अद्भुत फटफटिया। लेखन माला कुमार, चित्रांकन अभिषेक चौधरी, अनुवाद नागराज राव, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। मिस लेया बिग ट्री स्कूल में खेल कूद की शिक्षिका हैं। स्कूल के बाद मिस लेया हर जरूरतमंद की सहायता करती हैं। हो जा चालू, मिस लेया की आवाज गूंजती है, परंतु फटफटिया टस से मस नहीं होती। मोना 3 बार ऊपर नीचे कूदती है। धम धम धम। रौनक 6 बार ताली बजाता है। दे ताली पे ताली, दे ताली पे ताली, दे ताली पे ताली। अमीना उल्टी गिनती गिनती है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हो जा शुरू। घर। अद्भुत फटफटिया गरज कर चालू हो जाती है। एक दिन मंजप्पा नामक किसान से बुलावा आया। लया जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी टुक्की अब भौंक नहीं रही। रीना कूदती है। धम धम धम। अनिल ताली बजाता है। दे ताली पे ताली, दे ताली पे ताली, दे ताली पे ताली। चुटकी कहती है 1, 2, 3, 4, ना 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हो जा शुरू। घर। मिस लया और उनकी अद्भुत फटफटिया खेत पर जा पहुंचे। मंजप्पा दौड़ा दौड़ा आया और नमस्ते की। टुक्की भी पीछे दौड़ कर आई। टुक्की की लंबी सी पूंछ इधर उधर हिल रही थी। सटाक सटाक सटाक। मिस लिया ने अपना हेलमेट उतारा। टुक्की को मिस लया और उनकी अद्भुत फटफटिया को देखकर इतनी खुशी हुई कि वह भौंकने लगी। बाऊ बाऊ बाऊ। बहुत बहुत धन्यवाद, मंजप्पा ने कहा। पिल्ला कूदा। धम धम धम। अनिल ने ताली बजाई। दे ताली पे ताली, दे ताली पे ताली, दे ताली पे ताली। चुटकी बोली 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हो जा शुरू। हमेशा दूसरों की सहायता को तैयार रहने वाली मिस लया बिग ट्री स्कूल लौट आई। घर। अब अगली बार मिस लया अपनी अद्भुत फटफटिया पर कहाँ जाएंगी? अगले हफ्ते पता कीजिए। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी कहानी थी, क्यों बिट्टू? हाँ सच में, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। फिर तो तुम्हारे दोस्तों को भी पसंद आई होगी। जी काकी। फिर टीवी देख रहे दोस्तों को चर्चा के लिए प्रश्न दे देता हूँ। बच्चों, आप यह कहानी अपने दोस्तों और घर के सदस्यों को सुनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है, मोना कितनी बार ऊपर नीचे कूदती थी? दूसरा प्रश्न है, रौनक ताली बजाते समय क्या कहता था? तीसरा प्रश्न है, अमीना मिस लया की फटफटिया चालू करने के लिए क्या करती थी? चौथा प्रश्न है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कौन कौन से वाहनों का उपयोग करते हैं, उनकी सूची बनाइए। पांचवा प्रश्न है, आप अमीना की जगह होते तो मिस लया की फटफटिया चालू करने के लिए क्या करते और क्यों? बच्चों को प्रश्न ही बताते रहेंगे या पिटारा भी खोलेंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल, बस बिट्टू बता दे कि कौन सा खेल खेलना है। आज तो मेरा वाक्यों से संबंधित खेल खेलने का मन है। बिट्टू, ये इच्छा तो तुम्हारे काका अभी पूरी कर देंगे, तभी तो पूछा है। बिल्कुल, तो बिट्टू की इच्छा का ध्यान रखते हुए खेलते हैं खेल सही क्रम वाक्य।
चलो बच्चों, अब खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है सही क्रम वाक्य। शब्दों को आगे पीछे कर सही वाक्य बनाएं। तो अब हमें इन शब्दों को आगे पीछे करके सही वाक्य बनाना होगा। तो देखते हैं। पानी है भरने रहा जा रोहन। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? मुझे लगता है रोहन होगा। रोहन पानी भरने जा रहा है। अब सही लग रहा है। रोहन पानी भरने जा रहा है। तो देखते हैं सही है या नहीं। That's right. बिल्कुल सही। तो अब आगे बढ़ते हैं। है पीछे छुपा सूरज बादलों के। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? बादलों के पीछे सूरज छुपा है। अब सही लग रहा है। बादलों के पीछे सूरज छुपा है। चेक करते हैं सही है या नहीं। That's right. अरे वाह। अब आगे बढ़ते हैं। रात लालटेन में से है दीपक पढ़ता। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? दीपक को आगे करके देखते हैं। दीपक रात में लालटेन से है पढ़ता। अब मुझे सही लग रहा है। चलो देखते हैं। ट्राई अगेन। ओ, यह तो गलत है। इसका मतलब इसमें और कुछ आगे पीछे करना होगा। तो दीपक रात में लालटेन से है पढ़ता। है को इधर करते हैं। दीपक रात में लालटेन से पढ़ता है। अब सही लग रहा है। That's right. अरे वाह। व्यायाम किया आज नहीं हमने। इसमें सबसे पहले क्या होगा? आज हमने व्यायाम नहीं किया। अब मुझे सही लग रहा है। देखते हैं। That's right. बिल्कुल सही। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मजा आ रहा है ना? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हमारी छुट्टियां खत्म होने वाली है। हमारी छुट्टियां खत्म होने वाली है। यह तो सही लग रहा है। That's right. यह तो सही वाक्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिलाई साइकिल पिताजी मुझे मेरे ने। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? मेरे पिताजी मुझे साइकिल दिलाई। तो ने को कहाँ रखें? पिताजी ने। मेरे पिताजी ने साइकिल दिलाई मुझे। नहीं, ये गड़बड़ लग रहा है। मुझे साइकिल दिलाई। मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल दिलाई। अब सही लग रहा है। चलो चेक करते हैं सही है या नहीं। That's right. अरे वाह। तो दोस्तों, मुझे तो यह खेल खेलने में बहुत मजा आया। आपको भी मजा आया होगा। और आपको मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बाय बाय। सच में खेल तो आसान था, पर उसे क्रम में लगाना थोड़ा मुश्किल। बेशक खेल थोड़ा मुश्किल था, पर दिमागी कसरत करने में खूब मजा आया।
इसका मतलब खूब दिमाग लगाया। आप भी कैसी बातें करते हैं? दिमाग लगाया तभी तो खेल पाए। यह बात भी बिल्कुल सही है। काका, क्या आप मेरी एक और इच्छा पूरी करेंगे? तुम भी कैसी बात करती हो बिट्टू? भला ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारे काका ने तुम्हारी इच्छा पूरी न की हो? तुम तो अपनी इच्छा जाहिर करो बिट्टू। क्या पोहा खाने का मन है? नहीं, संगीत क्या है ये जानने का मन है। बस, मुझे तो लगा कोई बहुत बड़ी इच्छा होगी जिससे पूरा करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना होगा। तो फिर जल्दी से पूरी कर दीजिए। बिल्कुल, तो हम जानते हैं संगीत क्या है। तो अभी आज हम ना कुछ नया करेंगे, ठीक है? तो सब अपनी आंखें बंद करेंगे और आसपास जितनी भी आवाजें हैं ना, सिर्फ सुनना है उनको ध्यान से, ठीक है? अब हाथ रगड़ के हथेलियाँ आंखों पे लगा के फिर आंख खोलेंगे, ठीक है? खोलेंगे, ठीक है? अभी आपने आवाजें सुनी सबने अलग अलग? यस मैम। हम लोग अभी अंदर चलेंगे और वहाँ पे आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? हमने बहुत सारी आवाजें सुनी। यस। तो अभी बताएंगे कि किसने कौन सी आवाज सुनी? चिड़िया की, पैरों की। पैरों की आवाज आ रही थी। मैम गाड़ी की। बाइक की ना, 2 व्हीलर की आवाज, ठीक है? रोने की और बोलने की। बोलने की आवाज थी, रोने की आवाज भी थी, चिल्लाने की आवाज थी। तो अभी हम ना आवाजों को 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक जो अच्छी लग रही थी, एक जो बड़ी अजीब सी, मतलब बुरी नहीं थी तो अच्छी भी नहीं थी, वो वाली, ठीक है? तो ये हो गई हमारी अच्छी आवाज, ठीक है? और ये हो गई बुरी। तो पहली अच्छी आवाज कौन बताएगा? चिड़िया। एक बुरी आवाज जो सुनने में अच्छी नहीं लगी। मैम जो 2 व्हीलर गाड़ी की ना, डर से काटी। 2 व्हीलर की आवाज अच्छी नहीं लगी? फट 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 गंदी सी है। 2। अच्छा आप बताओ। हंसने की। हंसने की आवाज अच्छी थी। और कौन सी बुरी आवाज थी? खांसी की आवाज। रोने की गंदी है। लिख देती हूँ, रोने की आवाज। देखो ये दोनों तरीके की आवाजें जो हमारे आसपास होती है ना, तो जो अच्छी आवाजें होती हैं उनको मिलाकर हम संगीत बनाते हैं। जैसे किसी गाने में आपने चिड़िया की आवाज सुनी है? हाँ। हंसने की आवाज सुनी है किसी उसमें? गाने में? किसी गाने में सुनी है अमन? बहुत सारे गानों में हंसने की आवाज है ना। दरवाजे की आवाज कम होती है, हाँ, लेकिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक सवाल है फिर मेरा, पूछो क्या? तो मेरा एक सवाल है, क्या 2 व्हीलर की आवाज नहीं होती गानों में? होती है। होती है ना। खांसने की आवाज होती है क्या? यस होती है। रोने की? होती है। लेकिन तो होती है। तो आजकल बताओ क्या हो गया? आजकल हो गया कि हम दोनों चीजें मिला देते हैं, लेकिन फिर भी हम म्यूजिक सिर्फ उन्हीं चीजों से बनाते हैं जो हमारे कानों को अच्छी लगती है। अगर वो बुरी लग रही है तो फिर हम उन्हें थोड़ा सा ठीक करके तब गाने में डालते हैं, एकदम वैसे ही नहीं डाल देते, है ना? तो समझ आया संगीत में कौन सी आवाजें यूज होती हैं? जो कानों में सुनने में अच्छी लगे। ठीक है, अब हम समझेंगे संगीत के बारे में, ठीक है? तो जब मैं बोलती हूँ या कोई भी बोलता है संगीत, तो आपको क्या समझ आता है उससे? क्या होता है संगीत? एक एक करके बताएंगे। सुर है। और क्या होता है? ताल। वेरी गुड। और क्या होता है? सोचो। आवाज। गिटार। तो जो अलग अलग बजाने की चीजें होती है उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं? देखो इंस्ट्रूमेंट। सिंगर्स भी होते हैं ना। शब्द। क्योंकि वो तो किसी ने बोले ही नहीं, धुन होता है, गाने वाला होता है, बजाने वाला होता है, लेकिन क्या गा रहे होते हैं? शब्द गा रहे होते हैं ना। और आरव ने क्या कहा था? गाना। ठीक है, क्या कहा था आरव तुमने? गाना ही बोला था ना? यस। अच्छा, तो और क्या होता है संगीत में? नाचना। तो एक बार हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है, ठीक है? क्या है ये? नाचना, ताल, आवाज, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, गाना, सिंगर, शब्द, सुर। वेरी गुड। तो जब कोई पूछेगा कि संगीत क्या होता है तो हम क्या बताएंगे उन्हें? ये सब बताएंगे। तो जैसे किताबी डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन मतलब परिभाषा।
तो संगीत की भी परिभाषा है किताबों में, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। किताबों के हिसाब से गायन यानी गाना प्लस वादन, वादन यानी बजाना, और नृत्य, नृत्य मतलब डांस। तो गायन, वादन और नृत्य को मिला के क्या बनता है? संगीत। गायन, वादन, नृत्य मिलाकर संगीत बनता है। वेरी गुड। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे नृत्य हो, बहुत सारी ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे सिर्फ लोग गा रहे होते हैं और बजा रहे होते हैं, है ना। डांसर हर जगह नहीं होते, तो ये होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों का होना जरूरी है। किस दोनों का होना? गायन और वादन। नृत्य कभी कभी आ जाता है, कभी कभी चला जाता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ संगीत के बारे में जानने के लिए जरूर मिला होगा। तो अपने दोस्तों और घर के सदस्यों को इसके बारे में बताइए और उसका अभ्यास भी कीजिए। कुछ खेल भी खेल लिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम गणित के कुछ खेल खेलेंगे। और गणित के खेल खेलते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? गणित के खेल खेलते समय सबसे जरूरी बात है कि आप खेल में आई अच्छी बातों को अपनी कॉपी में नोट करें, तभी तो बाद में आप उनका अभ्यास कर पाएंगे, है ना? ठीक है, आइए गणित के खेल शुरू करते हैं। भाग पहेली। ये रही दोस्तों हमारी भाग पहेली। चलो इसे हल करें। शुरुआत करें पहेली के पहले भाग से, यानी पंक्ति नंबर 1 से। 15 भागित 3। दोस्तों 15 के 3 भाग करो, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 15 आ जाए। कितने बार पढ़ा? एकदम ठीक, 5 बार। 3 पंचे 15, तो 15 भाग 3 बराबर मिला 5। अब आओ इस पहेली का दूसरा भाग हल करते हैं। 20 भाग 4, तो 20 में अगर भाग किया जाए 4 का, तब कितना मिलेगा? 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 20 आ जाए। 4 पंचे 20। एकदम ठीक, यहाँ भी 5 मिल गया, तो पहला दूसरा भाग हुआ हल। अब करते हैं पहेली का तीसरा भाग हल। 25 भागित 5। बताओ 25 में अगर भाग करें 5 का, तो कितना मिलने वाला है? इसके लिए हम पढ़ेंगे 5 का पहाड़ा। 5 पंचे 25। ये लो, यह तो बहुत आसान था। अब करते हैं पहेली का चौथा भाग हल, यानी 30 भागित 6 बराबर कितना होगा? इसे जानते हैं, तो हमें पढ़ना होगा इस बार 6 का पहाड़ा। 6 का पहाड़ा तब तक जब तक कि 30 ना आ जाए।
6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौकी 24 और 6 पंचे 30। यहाँ भी उत्तर 5 ही मिला दोस्तों। अब इसे हल करें पहेली के 5वें भाग को। बताओ 35 भाग 7 कितना होगा? तो 7 पंचे 35। और अब पहेली का अगला भाग हल करते हैं। ये 6वां भाग 40 भाग 8 कितना होगा? 5, 8 पंचे 40। अब भाग पहेली नंबर 1 का अंतिम भाग ये रहा। 45 भागित 9 कितने होंगे? चलो 5 बार ही पढ़कर देखते हैं। 9 पंचे 45, तो यहाँ भी मिल गया 5। तो ये रही हमारी पहली भाग पहेली जो हो गई है हल। अब करते हैं दूसरी भाग पहेली हल। ये रही दूसरी भाग पहेली। शुरुआत करते हैं पहली वाली पंक्ति से। 8 भागित 2 कितने होंगे बराबर में? तो चौके 8, इसलिए 4। अब करते हैं इसका दूसरा भाग हल। 15 भाग 3 कितना मिलेगा बराबर में? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15। तो यहाँ जवाब 5 मिला। अब इसे हल करते हैं। 24 भाग 4 बराबर कितने? तो 4 छक्के 24 होते हैं, यानी 6 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ा। तो 24 भाग 4 बराबर 6। और अब 35 भाग 5। तो 35 भाग 5 कितना होगा? 5 साते 35, यानी यहाँ 7 आएगा। एकदम ठीक। अब 48 भाग 6 यह कितना होगा? तो 6 8 48 होते हैं। अब बताओ 63 भाग 7 कितना? 7 9 63। और 80 भाग 8 यह बराबर में कितना होगा? तो यह बताना बेहद आसान है। 8 दहाई 80। ये लो भाग पहेली नंबर 2 भी हमने की हल। फिर मिलते हैं दोस्तों एक मजेदार पहेली के साथ। ख्याल रखिए अपना। गुड बाय। हेलो दोस्तों, चलिए अभ्यास करते हैं गुणनखंड का। इसे समझने के लिए समझना होगा गुणज को। एक उदाहरण लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक अंक है 6। तो 6 किसका गुणज है? हाँ, 6 2 गुना 3 से प्राप्त होता है, यानी 6 2 और 3 का गुणज है। तो 6 के गुणनखंड हुए 2 और 3। इसी तरह 30 किसका गुणज है? आप कहेंगे 2 गुना 3 गुना 5 30 होता है। तो 30 2 3 और 5 का गुणज हुआ। तो 30 के गुणनखंड हुए 2 3 और 5। तो हमने समझा कि जब 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का गुणा करने पर गुणज प्राप्त होता है, तो प्रत्येक संख्या उस गुणज की गुणनखंड होती है। किसी संख्या के सभी गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। मान लो संख्या 32 है, तो 32 के गुणज 1 गुना 32। दूसरा गुणज हो सकता है 2, यानी 2 गुना 16 से भी 32 प्राप्त होता है। 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर 32 और 8 गुना 4 32, 16 दूनी 32 और 32 एकम 32। इस तरह 32 के गुणनखंड मिले 1 2 4
8, 16 और 32 स्वयं। तो आओ 42 के गुणनखंड अब ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो देखिए 42 किस किस के पहाड़े में आता है। 1 के पहाड़े में 42 बार में, 2 के पहाड़े में 21 बार में और 3 के पहाड़े में 14 बार में 42 आता है। इसी तरह 6 के पहाड़े में 7 बार में और 7 के पहाड़े में 6 बार में, 14 का पहाड़ा 3 बार और 21 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होता है और 42 का पहाड़ा 1 बार पढ़ो तो हमें 42 मिल जाता है। इस तरह 42 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। बिल्कुल आसान था दोस्तों। अब आओ फिर से देखते हैं। इस बार 70 के गुणनखंड बताओ। 70 के गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना होगा? बिल्कुल ठीक, गुणज ज्ञात करने होंगे। तो देखिए 1 गुना 70 यानी 70 या फिर 2 का पहाड़ा 35 बार पढ़ो तो भी 70 मिल जाता है। 5 का पहाड़ा 14 बार या 7 का पहाड़ा 10 बार। 10 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर भी 70 और 14 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर भी 70 और 35 आप देख सकते हैं 2 बार में और 70 के पहाड़े में 1 बार में 70। इस तरह 70 के गुणनखंड हुए 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 और 70। अब दोस्तों इस संख्या के गुणनखंड बताओ। संख्या है 20। इसके गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हाँ, हम इसके गुणज निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं पहला तो गुणज 1 ही होता है तो 1 गुना 20 हो गया 20। और इसके अलावा बताओ क्या 2 के पहाड़े में भी 20 आता है? हाँ आता है। कितने बार में? 10 बार में। बिल्कुल ठीक। 3 के पहाड़े में तो 20 आता नहीं। 4 के पहाड़े में आता है। कितने बार में? 5 बार में 20। इसी तरह 5 के पहाड़े में 4 बार में, 10 के पहाड़े में 2 बार में और 20 के पहाड़े में 1 बार में। तो 20 के गुणनखंड मिल गए 1, 2, 4, 5, 10 और 20 स्वयं। था ना बिल्कुल आसान गुणनखंड ज्ञात करना। अब आपकी बारी है दोस्तों। कीजिए गुणनखंड ज्ञात। लीजिए कोई संख्या मन से और निकालिए गुणनखंड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ख्याल रखिए। गुड बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हमारे खेल का नाम है बूझो तो सही और इस खेल में हमें बूझने हैं गुणनखंड या अपवर्तक। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि ये खेल कैसे खेला जाता है और इस खेल में हमें कौन कौन से अपवर्तक या गुणनखंड बूझने हैं। सही पर्याय चुनिए। 5 के सभी अपवर्तकों का गुणनफल है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये अपवर्तक क्या है? दोस्तों, गुणनखंडों को ही हम अपवर्तक कहते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 5 के गुणनखंड कौन से होते हैं? 5 के गुणनखंड होते हैं 1 और 5 और इनका गुणनफल क्या होगा? 5 गुना 1 हुआ 5। तो हमारा सही जवाब होगा 5। ये बिल्कुल सही है और इसका हमें 1 गुण मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि 3 किसका गुणनखंड नहीं है? तो 9, 18 और 23। 3 तिये होते हैं 9, तो यानी कि 9 3 से भाग हो जाता है।
तो 3 9 का गुणनखंड है। वहीं 3 छिके होते हैं 18, तो 3 18 का भी गुणनखंड है। अब देखते हैं 23। 23 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो ये पूरी तरह से भाग नहीं हो पाता, हमारे पास शेष बच जाता है। और 23 एक अभाज्य संख्या भी है, आपको याद है ना? तो इस तरह 23 हमारा उत्तर होगा, क्योंकि 3 इसका गुणनखंड नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। और हमारे 2 गुण हो गए। 2 गुण का मतलब 2 अंक। आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि 9 के सभी अपवर्तकों का योगफल क्या है? तो अपवर्तक यानी कि गुणनखंड। तो 9 के सभी गुणनखंड बताइए। 9 के गुणनखंड होंगे 1, 3 और 9। तो इन्हें आपस में जोड़िए। 1 और 3 मिलकर हो गए 4, 4 और जोड़ 9 कितने हुए? ये हो गए 13। तो इस तरह हमारा जवाब क्या होगा? 12, 13 या 18? जी हाँ, हमारा जवाब होगा 13। अभी तो हमने सभी गुणनखंडों को आपस में जोड़कर देखा और ये भी बिल्कुल सही है। हमें 1 अंक और मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 12 के सभी अपवर्तकों का योगफल है। तो 12 के सभी अपवर्तक यानी कि गुणनखंड बताइए। 12 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारे हैं। अब इन्हें आपस में जोड़ देते हैं। 1 और 2 मिलकर हो गए 3, 3 और 3 हो गए 6, 6 जोड़ 4 कितना होगा? जी 10, 10 जोड़ 6 ये हो गया 16 और 16 जोड़ 12 ये हुआ 28। तो हमारा अंतिम जवाब क्या होगा? जी 28। यही पर्याय सही है। 12 और 144 नहीं हो सकता। अभी हमने जोड़ कर देखा कि 12 के सभी गुणनखंडों या अपवर्तकों का योगफल है 28 और ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 6 के सभी अपवर्तकों का गुणनफल है। तो 6 के सभी गुणनखंड बताइए। 6 के गुणनखंड होंगे, सोचिए जी 1, 2, 3 और 6। इन्हें आपस में हमें गुणा करना है। 1, 2, 3 और 6। 1 गुणा 2 हो गए 2, 2 गुणा 3 हुए 2 3 6 और 6 गुणा 6 हो गए 36। तो इस तरह हमारा जवाब क्या होगा? जी 36। ये भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि 7 किसका गुणनखंड है। तो ये कैसे निकालेंगे? हम इन संख्याओं को 7 से भाग देते हैं। तो 235 को भाग देकर देखिए। 7 तिये 21, 2 और 5 यानी कि 25। 7 तिये 21 तो 4 शेष बच गया, मतलब 235 गलत है। 7 इसका गुणनखंड नहीं है। अब 343 को कर देखते हैं। 7 तिये 21, 7 चौके 28, बचे 6 और फिर 3 बन गए 63। तो 7 9 होते हैं 63। तो ये पूरी तरह से भाग हो गया। तो इसका मतलब 7 343 का गुणनखंड है। ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गए होंगे। हम ऐसे ही मज़ेदार खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, ये रही संख्या। बताओ तो संख्या क्या है? चलो इसे इकाई, दहाई और सैकड़े में लिखते हैं। अब आप आसानी से बता सकते हो। इकाई पर क्या है? 0। दहाई पर 4 है तो हो गए 40।
सैकड़े पर 2 यानी 200। तो आप देख सकते हो हमें संख्या मिली 240। अच्छा, आप देखते हैं कि 240 दी गई संख्याओं से छोटी है या बड़ी। इसे हम संख्या रेखा के माध्यम से समझते हैं। संख्या रेखा पर लाल बिंदु दर्शा रहा है 240 की स्थिति को। लाल बिंदु के बाएं तरफ 240 से छोटी संख्याएं हैं और दाहिने तरफ 240 से बड़ी संख्याएं। तो 100, 240 100 से बड़ा है। अब देखो 125 से भी बड़ा है और 150 से बड़ा तो है ही। 175 से भी बड़ा 240 होता है और 200 से भी बड़ा है। 215 से भी बड़ा है। लेकिन अब क्या, ये दाहिने तरफ है यानी 250 से छोटा है 240। आप समझते हैं कि 240 सम संख्या है या विषम? तो आप जानते ही हैं, सम संख्या जिसे 2 से विभाजित किया जा सकता है और विषम संख्या जिसे 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो क्या 240 को 2 से विभाजित किया जा सकता है? तो देखिए, यहाँ 2 दहाई के अंतराल पर यानी 20-20 के अंतर से संख्याएं लिखी हुई हैं। क्या यहाँ 240 है? आप कहेंगे हाँ है। इसलिए 240 एक सम संख्या है दोस्तों। अब जानते हैं कि 240 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो अभाज्य संख्या वह होती है जिसे एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो अब आप देख सकते हैं 240 को 1 से विभाजित तो कर सकते हैं, 5 से भी किया जा सकता है, इसके अलावा 4 से भी और 10 से भी। देख सकते हैं आप। और इसलिए 240 अभाज्य नहीं है, बल्कि यह एक भाज्य संख्या है। एक नई संख्या के साथ फिर मिलते हैं। तब तक ख्याल रखिए अपना। गुड बाय बच्चों। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक बढ़िया सी इंग्लिश स्टोरी सुनने का। आज की स्टोरी का नाम है द मैंगो ट्री। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी को लिखा है कांचन बैनर्जी ने और इस कहानी के चित्रकार है काव्य सिंह। कहानी के नाम से लगता है कि वह आम के पेड़ के बारे में होगी। मुझे आम खाना बहुत पसंद है। हर साल गर्मियों में मैं आम खाने गांव जाती हूँ। चलिए तो फिर देखते हैं इस कहानी में आम के बारे में क्या बताया गया है। The mango tree. We like to visit Grandma's village. Grandma has a big mango tree in her garden. Many birds come there. I like to hide in the mango tree. No one can see me here. Father looks for me near the well. Mother looks for me near the cow shed. But no one can find me. Oh no! At last, Grandma's dog finds me. Now I have to climb down. Grandma gives me a big hug. अरे वाह, कहानी तो बढ़िया थी। कहानी मेरे जैसी एक लड़की के बारे में थी। वह हमेशा शैतानी करती और घर वालों को परेशान करती है। और जैसे कि मैंने कहा, उस लड़की को भी अपनी दादी के घर जाकर आम के पेड़ पर खेलना पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह। मजा आ गया दोस्तों?
क्या आपको कहानी पसंद आई? तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे वो दुनिया के सबसे ज्यादा दिनों तक जीने वाले जानवरों में से एक है, लेकिन ये बेहद सुस्त होते हैं और धीमे चलते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं कछुआ की। कछुआ जिनकी कहानियां हमने बचपन में कई बार अपने किताबों में पढ़ी है, लेकिन आज हम जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बातें। कछुआ की पहचान इनके कवच से होती है जो बेहद मजबूत होता है। ये पैदाइशी होता है जो इनके पसलियों और नसों से जुड़ा होता है। ये कवच कछुए की शिकारी जानवरों से सुरक्षा करता है। कवच ऊपर से उभरा हुआ और नीचे से समतल होता है। खतरा महसूस होने पर कछुआ अपने सिर और पैर को सिकोड़कर कवच में छुप जाता है। कवच के ऊपरी भाग को कैरपेस और निचली भाग को प्लेस्टोन कहते हैं। कछुआ यानी टॉर्टोइस के 4 पैर होते हैं। इनकी चाल बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि ये धरती के सबसे धीमे प्राणियों में से एक हैं। जो स्टार टॉर्टोइज हैं ये काफ़ी धीरे सुस्त जानवर हैं और काफ़ी धीरे चलते हैं। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। जो इनकी फीमेल होती हैं वो बड़ी होती हैं मेल के तुलना में, और ये वेजिटेरियन होते हैं। ये अपना खाने में इन्हें सिर्फ फ्रूट्स और अलग अलग वैरायटी के वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स इत्यादि दिए जाते हैं। पटना जू में स्टार टॉर्टोइज जो रखे गए हैं काफ़ी अच्छे से ब्रीड कर रहे हैं। इनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इनका जो स्टेटस है, कंजर्वेशन स्टेटस है, वो अपेंडिक्स 1 के स्पीसीज हैं साइटिस के, और इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका इत्यादि में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये ड्राई एरियाज में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा पटना जू में कुछ टर्टल की भी वैरायटी हैं जो मेनली गंगेटिक रिवर में पाए जाते हैं, गंगा में पाए जाते हैं, और जिसमें सॉफ्ट सेल टर्टल है। इसके अलावा स्पॉटेड टर्टल भी हैं और ब्लैक टर्टल इत्यादि मेन हैं, जिन्हें अलग अलग जगहों पर रखा गया है। इनके दांत नहीं होते हैं। भोजन को चबाने के लिए प्लेट जैसे हड्डी का पट होता है। इनकी 318 से भी ज्यादा जातियां धरती पर हैं। इनमें ज्यादातर प्रजातियां जल में रहती हैं और कुछ जमीन पर भी रहती है। साथ ही कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो जल और थल दोनों जगह रह सकती हैं। कछुआ अंडा देने वाला प्राणी है। मादा कछुआ एक बार में करीब 30 अंडे तक दे देती है। इनके बच्चों के निकलने का समय 90 से 120 दिनों का होता है। गर्म इलाकों में रहने वाले कछुओं का हल्का रंग होता है, जबकि ठंडे जगह रहने वाले कछुओं का रंग गहरा होता है। कुछ कछुआ शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी और कुछ सर्वाहारी। जमीन पर रहने वाले कछुए शाकाहारी होते हैं, जबकि जल में रहने वाला कछुआ मछलियों और घोंघों से अपना पेट भरता है। एक स्वस्थ कछुए का जीवन काल 80 से 100 सालों का होता है। कुछ प्रजाति के कछुए 150 सालों से भी अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। इनका वजन 15 से 54 किलोग्राम तक होता है। जिस कछुए के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है पानी और ज़मीन दोनों पर रहने वाला कछुआ। उसे हम बोलते हैं इंडियन टेंट टर्टल। इस टर्टल को टेंट टर्टल इसलिए बोला जाता है, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो इसके कछुए के कैरेपस में, कछुए के ऊपरी भाग को हम कैरेपस बोलते हैं, नीचे वाले भाग को प्लेस्ट्रॉन बोलते हैं। सो इसके ऊपरी भाग के ऊपर में आपको ये लाल रंग का घेरा दिखेगा जो टेंट के जैसा आपको दिखता है, ये कवर करके रहता है, इसलिए इस कछुए का नाम इंडियन टेंट टर्टल रखा गया है। इसके बाद इंडियन पॉन्ड टर्टल या स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स की बात करते हैं।
भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी कछुए की बिक्री अगर होती है पेट शॉप्स में तो इस कछुए का होता है। ये भी शेड्यूल 1 में आता है। इसको पहचानना बड़ा आसान है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये इसका बदन काले रंग का होगा और इसके बदन के ऊपर में इसके बॉडीज़ के ऊपर में आपको पीले पीले धब्बे दिखेंगे। ये काले रंग का होता है, आप देख सकते हैं। मजबूत कवच वाला, हड्डी के कवच वाला ये कछुए होते हैं। ये पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं। इसके बाद जिस और कछुए की हम बात करते हैं जो सिर्फ ज़मीन में पाया जाता है उसे हम बोलते हैं इंडियन स्टार टॉर्टोइस, ठीक है, या इंडियन स्टार टॉर्टोइस बोलते हैं। ये ज़मीन पे रहने वाला कछुआ है। ये पानी में डूब जाते हैं, इनको तैरने नहीं आता है। और आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन पे रहने वाले हैं। इनके पैर जो होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, क्लॉज बने रहते हैं। और अगर आप इन कछुओं की बात करेंगे तो इनके पैर में झिल्लियाँ बनी रहती हैं। तो ये ज़मीनी कछुए और पानी में रहने वाले कछुओं को आप आराम से अलग कर सकते हैं कि इनके पैर में झिल्लियाँ नहीं होती हैं जो ज़मीन पे होते हैं कछुए। ये शेड्यूल 4 का जंतु है हमारा। विदेशी नस्ल का जो कछुआ है हमारे पास, जिसे रेड ईयर स्लाइडर बोलते हैं, ये भी पेट शॉप्स में काफ़ी मिलते हैं। ये हमारे भारतीय महाद्वीप में नहीं पाया जाता है। इसको पहचानना बड़ा आसान है। रेड ईयर इसलिए बोलते हैं, अगर आप देखेंगे तो कान के पास इसका लाल लाइन आपको दिखेगा, इसलिए इसको रेड ईयर स्लाइडर बोलते हैं। हार्ड कवच का कछुआ होता है और आसानी से पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये कछुए देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं और अपने इंक्लोजर में ये काफी शांत और स्थिर रहते हैं। वैसे तो ये बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शक इनके इंक्लोजर के पास जरूर जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।